वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम बैक टू विंग्स उड़ान। गाइस, कल हमने यूटिलिटी एंड इंडिफरेंस कर्व पे कुछ एमसीक्यू किए थे और कल काफी लोगों की फिर से कमेंट सेक्शन में काफी डिमांड आई थी कि इस टॉपिक पे और एमसीक्यू लाएं। हालांकि मेरा ऑलरेडी प्लान था कि मैं इस टॉपिक पे और एमसीक्यू लाऊं और दिस टॉपिक इज समथिंग व्हिच कीप्स बॉदरिंग अ लॉट ऑफ पीपल। असल में ये टॉपिक डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा बहुत एलियन है, थोड़ा बहुत इसकी एजम्पशंस ऐसी हैं, मतलब रियल लाइफ में देखने को नहीं मिलता। इंडिफरेंस कर्व में हम ये एज्यूम करते हैं कि एक कंज्यूमर के पास सिर्फ दो ही चॉइसेस है और उन्हीं दो चॉइसेस में उसको चूज करना है। ऐसा रियल लाइफ में होता नहीं है और भी कई सारी ऐसी एजम्पशंस हैं जिसकी वजह से ये टॉपिक को समझना मुश्किल होता है। लेकिन एक बार आप एजम्पशंस को देखें, एजम्पशंस को एक्सेप्ट कर लें कि ये रियल है, उसके बाद टॉपिक समझना आसान है। मैंने कल वाले लेक्चर की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंडिफरेंस कर्व की डिटेल्स नोट्स जो है, मतलब प्रिसाइज एंड डिटेल, जितना आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है उतना उसमें है। सारी कर्व्स हैं, सारे ग्राफ्स हैं, सारी एजम्पशंस हैं और कुछ रिलेटेड कांसेप्ट्स हैं यूटिलिटी के रिगार्डिंग, वो मैंने कल शेयर कर लिया था। आज की इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, उसको जरूर देखिए, पढ़िए, तो समझने में और भी आसानी होगी। और दोस्तों, साथ ही साथ इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। कई सारे लोगों की डिमांड थी कि प्लेलिस्ट क्रिएट की जाए, वो प्लेलिस्ट क्रिएट की जा चुकी है जिसमें जितने भी एमसीक्यू लेक्चर आज तक हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे, इकोनॉमी पे, उसके रिगार्डिंग आपको दिखेगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप क्लिक कर सकते हैं या फिर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, स्क्रीन पे क्लिक करिए, उस पर आप डायरेक्टली प्लेलिस्ट में पहुंच जाएंगे। और जिन लोगों ने अभी इंडिफरेंस कर्व का पहला लेक्चर नहीं देखा, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, आपको मैं सजेस्ट करता हूं कि पहले वो लेक्चर देखिए, उसके बाद इस टॉपिक पे आइए और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। कल जो है हमने कल जो है हमने बात की इंडिफरेंस कर्व यूटिलिटी की मेनली चीज। यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग ऑफ पावर ऑफ अ कमोडिटी एंड वांट सेटिस्फाइंग का मतलब है कि कोई भी कमोडिटी, किसी भी कंज्यूमर, किसी भी कस्टमर की कितने वांट्स को सेटिस्फाई कर पाता है, हाउ मच सेटिस्फैक्शन डज ही फील आफ्टर कंज्यूमिंग दैट पर्टिकुलर गुड, दैट इज यूटिलिटी। और मैंने आपको बताया था कि ऑर्डिनल यूटिलिटी होता है, कुछ कार्डिनल यूटिलिटी होता है। कल वाला लेक्चर देखिए, उसमें डिटेल में एक्सप्लेनेशन है। तो आज हम फोकस करेंगे इंडिफरेंस कर्व पे, बेसिकली मेन क्वेश्चन पे। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन केस ऑफ कन्वेक्स इंडिफरेंस कर्व, जब इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स हो, आप अगर याद हो आपको, तो इंडिफरेंस कर्व कुछ ऐसी बनती है, ये इस तरीके की इंडिफरेंस कर्व बनती है, जस्ट सेकंड, थोड़ा ऐसी। और इस इंडिफरेंस कर्व को अगर आप ओरिजिन से देखेंगे, यहां से देखेंगे, तो आपको दिखेगा कि ये कन्वेक्स है। और ये बोल रहा है कि अगर इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स हो, उस केस में एमआरएस यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होगा। क्या मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट रहेगा, क्या वो इंक्रीज करता रहेगा, क्या वो नेग्लिजिबल होगा, क्या वो डिमिनिशिंग होगा। दोस्तों, उस जो नोट्स मैंने शेयर किए हैं, जिसका पीडीएफ मैंने शेयर किया है पिछले वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर वो नोट्स आप देखेंगे तो वहां आपको पता चलेगा कि जो आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है, whenever we draw a tangent to any point in this indifference curve, for example ये टेंजेंट है, ये इधर टच नहीं हो पा रहा है प्रॉपर्ली, लेकिन जिस जिस पॉइंट पे भी आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, उस पॉइंट पे जो ये आ रहा है, जो स्लोप आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज इंडिफरेंस कर्व। देखिए, दोबारा से मैं आपको दिखा देता हूं। अगर ये इंडिफरेंस कर्व है तो किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करिए, ऐसे, ये टेंजेंट, ये अगर आप देखेंगे, ये टेंजेंट जो है वक्त के साथ साथ चेंज होता रहेगा। सबसे स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा हाई होगा। देखिए, दोबारा ड्रॉ कर लेता हूं मैं। अगर आप इसको इंडिफरेंस कर्व मानते हैं और ये जो हम ड्रॉ करेंगे, जो टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे, मोबाइल की स्क्रीन पे प्रॉपर्ली बनाना मुश्किल है, लेकिन आप समझ पा रहे होंगे कि जब भी कोई कर्व होती है तो टेंजेंट का मतलब आप समझ पाते हैं, जो एक पॉइंट पे टच करे इसको। तो अगर आप देखेंगे इस कर्व का लगातार जो ये लाइन है, ये जो आपका स्लोप है, ये डिक्रीज होता जा रहा है। पहले ये वाई एक्सिस के ज्यादा पैरेलल है ना, ये देखिए, ये वाला जो है ये वाई एक्सिस के ज्यादा पैरेलल है। और करते करते जैसे जैसे हम कर्व में आगे जाते हैं, ये एक्स एक्सिस के ज्यादा पैरेलल होता रहता है। जब कोई भी टेंजेंट, कोई भी आपका लाइन किसी भी कर्व पे पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाए तो हम कहते हैं कि वो जीरो हो गया। और जब पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो मैक्सिमम स्लोप माना जाता है उसका 90 डिग्री। दोस्तों, आप देखोगे जिस तरीके से हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं इस कर्व में जहां लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि जो एक स्लोप है, दिस कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। और डिक्रीज होने की वजह से आप ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे जब भी हम किसी इंडिफरेंस कर्व की बात करें और जब भी हम कन्वेक्स इंडिफरेंस कर्व की बात करें, द as we go from left to right, the marginal rate of substitution will keep on diminishing, will keep on decreasing till it reaches zero. समझ में आ रही बात? यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों, इंडिफरेंस, हायर द इंडिफरेंस कर्व, हायर विल बी द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। कह रहा है कि हायर द, जब भी आप इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ करते हैं
और इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ करेंगे तो आप यहाँ देखिए, ये इंडिफरेंस कर्व एक आ गई, ये हायर इंडिफरेंस कर्व आ गई, ये उससे भी हायर आ गई, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर थोड़ा और भी इसको क्लियर करूं और इसको मैं डिलीट करके दोबारा बनाऊं, तो आप ऐसा देख सकते हैं कि इंडिफरेंस कर्व अगर मैं ड्रॉ करूं ऐसे, ये एक इंडिफरेंस कर्व थी, ये हायर इंडिफरेंस कर्व हो जाएगी, ये उससे भी हायर इंडिफरेंस कर्व हो जाएगी, ठीक है। तो अगर इंडिफरेंस कर्व, हायर इंडिफरेंस कर्व की बात करें, तो ये बोल रहा है कि इस स्टेटमेंट में जो मैंने क्वेश्चन में लिखा है कि हायर देन डिफरेंस कर्व, हायर विल बी द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, ये स्टेटमेंट क्या हमेशा ट्रू है, ऑलवेज ट्रू, क्या ऑलवेज फॉल्स है, क्या ये कभी कभी ट्रू होता है और कभी फॉल्स होता है, या फिर सिर्फ तब ट्रू होगा जब प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव होगा। दोस्तों ये बात हमेशा याद रखिए कि इन हायर इंडिफरेंस कर्व विल ऑलवेज गिव हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अगर मैं बात करूं यहाँ पर इतने इंडिफरेंस कर्व बना के, जो ये इंडिफरेंस कर्व है, फिर ये है, फिर ये है, ये जो सबसे हायर वाली होगी इस लेवल पे सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा और लोअर पे लोअर सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू है। द हायर द इंडिफरेंस कर्व, द हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। यानी अगर आपको कोई पूछे कि अगर ये इंडिफरेंस कर्व हम ड्रॉ करें कि ये एक इंडिफरेंस कर्व किसी भी चीज के लिए है जहां पर कोई दो चीजों में कंज्यूमर्स को चूज करना है, तो बोले अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो इन तीन में से, इन तीन में से सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन कस्टमर को कहाँ मिलेगी, 1 में, 2 में या 3 में। तो आप बोलोगे 3 में सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी, यानी जो कॉम्बिनेशन 3 पे आएंगे, जो भी कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स 3 पे आएंगे दैट विल बी हाईएस्ट, जो भी कॉम्बिनेशन 2 पे आएंगे दे विल बी लोअर, एंड जो 1 पे आएंगे दे विल बी लोएस्ट। सो ऑलवेज रिमेंबर हायर एंड डिफरेंस कर्व विल ऑलवेज प्रोवाइड more satisfaction to the consumer. So let's move on to the next question. Next question is indifference curve. Indifference curves are always parallel, may be parallel, may not be parallel, D both B and C. Guys, ऐसे सवाल आपको कंफ्यूज करने के लिए बताया जरूर जाते हैं। आप में से कई लोगों को पता होगा कि इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, ये बात तो सही है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो हमेशा पैरेलल हो। देखिए ये एक हिसाब से पैरेलल तो है, लेकिन मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूं, तो ये पैरेलल नहीं रहेगी। इंडिफरेंस कर्व शुड नॉट इंटरसेक्ट, बट ऐसा कुछ नहीं है कि इंडिफरेंस कर्व पैरेलल हमेशा होनी चाहिए। तो याद रखिएगा इंडिफरेंस कर्व में बी पैरेलल, मे नॉट बी पैरेलल, दोनों ऑप्शन सही है। तो इसका मतलब है कि सी ऑप्शन का आंसर क्या आ जाएगा, डी, बोथ बी एंड सी, डी विल बी द आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंजम्पशन पॉइंट इनसाइड द बजट लाइन। कह रहा है कि कोई भी कंजम्पशन पॉइंट बजट लाइन के अंदर के बारे में मुझे बताइए। अच्छा, इस ऑप्शन को पढ़ने से पहले पहले तो हम बना लेते हैं बजट लाइन होता क्या है। दोस्तों जब भी हम इंडिफरेंस कर्व की बात करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि हमें दो ऑप्शन में से चूज करना होता है ना। दो दो ऑप्शन हमारे पास होते हैं, कोई भी दो कमोडिटीज होती है, उन दोनों में से हमें चूज करना होता है, और दो ऑप्शंस की डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर आपको चूज करना है बिटवीन पेन एंड पेंसिल, तो आप यहाँ 10 पेंसिल ले रहे हैं, यहाँ 2 पेंसिल ले रहे हैं, या फिर आप 8 पेन ले रहे हैं और 3 पेंसिल ले रहे हैं, या फिर आप 7 पेन्स एंड 5 पेंसिल दे रहे हैं। ये सारी की सारी कॉम्बिनेशन, यानी 10 पेन्स एंड 2 पेंसिल, या फिर 8 पेन्स एंड 3 पेंसिल, या फिर 7 पेन एंड 5 पेंसिल, सभी आपको बराबर सेटिस्फेक्शन दे रही है। लेकिन एट द सेम टाइम आपको ये भी देखना है कि आपका बजट कितना है, और जितना आपका बजट होगा, जितनी आपकी इनकम होगी, उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि इनमें से आप कौन सी कॉम्बिनेशन चूज करेंगे। बजट लाइन का कंसेप्ट ऐसे कंसेप्ट है, अगेन जो नोट्स में शेयर कर चुका हूं पिछले वीडियो में, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होगा, उसमें बजट लाइन को डिटेल में मैंने बताया हुआ है। तो ये बजट लाइन होती है, और जिस पॉइंट पे इंडिफरेंस कर बजट लाइन को टच करती है, वही पॉइंट जो है कंज्यूमर एक्चुअली में चूज करता है। मानो यहाँ पर टच कर रही है अगर, तो दिस विल बी द कॉम्बिनेशन जो कि कंज्यूमर चूज करेगा। समझ में आ रही बात? सो आइए अब ऑप्शन देख लेते हैं। इंडिफरेंस कर्व का बजट लाइन का कंसेप्ट समझ में आ गया। कह रहा है कि जो आपका कंजम्पशन पॉइंट इनसाइड द बजट लाइन इज अनअफोर्डेबल। ये बात कर लेते हैं दोस्तों, जो बजट लाइन के इनसाइड जो भी पॉइंट होंगे, जो भी पॉइंट्स होंगे वो अफोर्डेबल होंगे। समझ में आ रही बात? अगर ये बजट लाइन है, तो ये जितने भी पॉइंट यहाँ होंगे अंदर, ये इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे अफोर्डेबल होंगे, इसके बाहर जो भी पॉइंट होंगे वो सारे अनअफोर्डेबल होंगे। समझ में आ रही बात? तो आगे देखिए, नेक्स्ट क्या है, शोज दैट द कंज्यूमर स्पेंड्स इनकम ओनली ऑन ओनली वन ऑफ द गुड्स। ये भी गलत है। कोई भी पॉइंट ग्राफ के अंदर
जो भी पॉइंट है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दोनों कॉम्बिनेशन से बनेगा, है ना। अगर मैथमेटिक्स के हिसाब से देखें, कोई भी पॉइंट इनसाइड इन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस विल हैव बोथ द कंपोनेंट्स एक्स भी और वाई भी। तो इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर एक पे इनकम स्पेंड कर रहा, ये भी मतलब नहीं है। Is affordable and because it is inside the line means that all the person's budget has been spent. No. अगर आप ये जो पॉइंट है is affordable and because it is inside the budget line means that all the person's budget has been spent, ये तब ट्रू होगा जब पॉइंट ऑन द लाइन होगा। कोई भी पॉइंट ऑन द लाइन हो उसमें आप कह सकते हो कि ये पूरा का पूरा स्पेंड कर दिया पैसा आपने, जितना भी बजट था आपका। इनसाइड जो होगा उसका मतलब क्या है कि आपने अभी भी कई सारी चीजें अनस्पेंड रखी हुई है। तो डी ऑप्शन देखिए, is possible to afford but has some unspent income, यानी जो भी पॉइंट इनसाइड द बजट लाइन होगा इसका मतलब ये है कि अभी भी आपके पास पैसा बचा हुआ है, आपने अभी भी पूरी इनकम अपनी स्पेंड नहीं की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू, ये मैंने अभी भी आपको बताया, भी जो स्लोप होता है इंडिफरेंस कर्व का वो किसके इक्वल होगा। ये अगर इंडिफरेंस कर्व है तो किसी भी पॉइंट पे आप इसका स्लोप ड्रॉ कर लीजिए, उस पॉइंट पे इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप है उसको आप बोलते हो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, एमआरएस। ये पहला क्वेश्चन भी हमने किया, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो एमआरएस इज व्हाट, it's the rate at which the consumer is giving up or substituting। अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर गुड ए है और यहाँ पर गुड बी है, तो ये कह रहा है कि मैं ए को कितना कॉम्प्रोमाइज करूं और उसके बदले मुझे बी कितना मिल रहा है, वही है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो जिस पॉइंट पर भी आप ड्रॉ करेंगे ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन आएगा। तो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और एमआरएस भी लिखते हैं इसको कई सारी लैंग्वेजेस में, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। एडिशनल यूटिलिटी derived from consumption of an additional unit of a commodity is called। अगेन अब जिन लोगों ने कल का लेक्चर्स ध्यान से पढ़ा है उनको ये सवाल निकलना चाहिए। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि किसी भी कोई भी नया, जब मैं बात करूं कंजम्पशन की, जब मैं एक और यूनिट कंज्यूम करूं, उस एक और यूनिट कंज्यूम करने से मेरे पास जो यूटिलिटी आती है, बार बार मुर्गा भी अभी अजान दे रहा है। Guys, I'm recording in outside my home, so I guess I hope it does not disturb you. So जो आपका एडिशनल यूटिलिटी है जो आप डिराइव करते हो जब आप एक और यूनिट कंज्यूम करोगे, उस यूटिलिटी को आप क्या कहोगे। क्या आप उसको एवरेज यूटिलिटी कहोगे, क्या आप उसको टोटल यूटिलिटी कहोगे, क्या आप उसको मार्जिनल यूटिलिटी कहोगे, या फिर नन ऑफ दिस। अब जिन लोगों ने कल का लेक्चर देखा है, अगर उनसे गलत हुआ तो आप अभी भी ढंग से पढ़ नहीं गए। आपको मैंने कल भी बताया, मार्जिनल वर्ड जहां भी आता है हमेशा याद रखो ये एडिशनल यूनिट की बात कर रहा है, चाहे वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी हो चाहे वो मार्जिनल यूटिलिटी हो। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब हो गया द यूटिलिटी दैट यू एक्वायर, दैट यू गेट बाय कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट ऑफ द कमोडिटी। तो क्या होगा आंसर, सी। सो additional utility derived from the consumption of an additional unit is called as marginal utility। Answer will be C। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स टू द ओरिजिन। दोस्तों कह रहा है कि इंडिफरेंस कर्व हमेशा कन्वेक्स टू ओरिजिन क्यों होता है। आपको मैं ये भी बता दूं कि हमेशा नहीं होता, एक्सेप्शंस हैं दो। इंडिफरेंस कर्व सभी केसेस में कन्वेक्स टू द ओरिजिन होगा। कहने का मतलब ये हो गया कि जब आप उसको ओरिजिन से देखेंगे, ये जो ओरिजिन है यहां से जब आप देखेंगे, तो इस जगह से जब आप देखेंगे तो आपको हमेशा ये कन्वेक्स ही दिखेगा, सिवाय दो केसेस में। पहली केस, जिस केस में आपका जो आपकी कमोडिटी है, जो तो कमोडिटी के बीच में आपको चूज करना है वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं। अगर वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं तो आपकी जो इंडिफरेंस कर्व बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी। और अगर वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल लेफ्ट शू राइट शू, फॉर एग्जांपल मोबाइल एंड सिम, उस केस में एल शेप बनती है इंडिफरेंस कर्व, ऐसी कुछ बनती है। समझ में आ रही बात? तो इस केस के अलावा जितनी भी इंडिफरेंस कर्व बनेंगी दे विल ऑलवेज बी कन्वेक्स टू द ओरिजिन। अभी पूछ रहा है कि ऐसा क्यों है, इंडिफरेंस कर्व इज व्हाई इज इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज कन्वेक्स टू द ओरिजिन। ठीक है, देखते हैं क्या रीजन है इसका। ऑप्शन क्या है, ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। नंबर 2, ड्यू टू मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। नंबर सी, ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस डिक्लाइन ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। एंड डी, बोथ ए एंड बी। गाइस ये बात हमेशा याद रखें, जब भी आप बात करें इंडिफरेंस कर्व की, कन्वेक्स इसलिए होता है कि हम जैसे जैसे
मूव ऑन करते हैं इंडिफरेंस कर्व के ऊपर, तो आपको मैंने पहले भी बताया कि ये जो आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है इसका स्लोप घटता रहता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगातार डिक्रीज कर रहा है एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और इसीलिए जो आपकी स्ट्रेट लाइन होती है वो कन्वेक्स बनती रहती है, क्योंकि आपका जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है हर पॉइंट पे इसका स्लोप कम होता जा रहा है और अल्टीमेटली पैरेलल हो जाएगा। किसके? ये पैरेलल हो जाएगा वाई एक्स एक्सिस के। समझ में आ रही बात? यहां तक क्लियर? सो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर? आंसर आ जाएगा ड्यू टू द कंटिन्यूअस डिक्लाइन ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तो आंसर विल बी सी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? It is the property of indifference curve that no two indifference curve can intersect each other. बिल्कुल सही बात है, मैंने आपको पहले भी बताया, they may be parallel, may not be parallel. Parallel होना कंडीशन नहीं है, they should not intersect ever. ये बात कंफर्म है। अब बोल रहा है कि अगर ये बात सही है कि दो इंटरसेक्ट नहीं करने चाहिए, ऐसा क्यों है? ऑप्शन में देखते हैं। कंज्यूमर प्रेफरेंसेस आर मोनोटोनिक, प्रेफरेंसेस आर कंप्लीट, same combination of two goods cannot give different level of satisfaction and diminishing marginal rate of substitution. अब दोस्तों एज्यूम करते हैं कि कोई भी इंडिफरेंस कर्व दो, ये जो है वो क्या कर रही हैं? वो इंटरसेक्ट कर रही हैं। लेट अस से एक इंडिफरेंस कर्व ये थी और एक इंडिफरेंस कर्व ये आ गई, ये इंटरसेक्ट करने लगे। दोस्तों अगर मैं बात करूं यूटिलिटी की, यानी वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी, मानते हैं जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर जो है कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट गुड्स दिखा रहे हैं। अब गाइस जो सेम कॉम्बिनेशन है किसी किसी भी चीज की, सेम सॉरी कहने का मतलब है कि जो भी सेम कॉम्बिनेशन गुड्स की जो होगी वो दो अलग अलग यूटिलिटी नहीं दे सकती। यानी अगर मैं बात करूं दो इंडिफरेंस करके जो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, जैसे कि यहां देखने को मिल रहा है हमको, तो एक ही कॉम्बिनेशन, यानी फॉर एग्जांपल 7 पेन 4 पेंसिल, 10 पेन 2 पेंसिल, या फिर अगर मान लो मैंगो और पीचेस में चूज करना है आपको, 10 मैंगो 15 पीचेस, 5 मैंगो 50 पीचेस, ये जो आपके डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, ये एक ही कॉम्बिनेशन, अगर मैं मालूम बात करूं फॉर एग्जांपल 10 मैंगो और 15 पीचेस, ये एक ही कॉम्बिनेशन है। अगर ये इंटरसेक्ट का पॉइंट मैं मानता हूं कि जो इंटरसेक्शन हो रही है ये वही पॉइंट है जहां पर 10 मैंगो और 15 पीचेस, तो दो अलग अलग डिफरेंस कर होने का मतलब हो गया कि अलग अलग यूटिलिटी दे रहे हैं, वो पॉसिबल नहीं। टू सेम कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स कैन नॉट गिव डिफरेंट लेवल ऑफ यूटिलिटी। इसीलिए हमेशा याद रखिए कि इट इज दिस रीजन कि किसी भी इंडिफरेंस कर्व में सेम कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स कैन नॉट गिव डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा? सी। समझ में आ रही बात दोस्तों? ये सवाल ज्यादा सॉल्व करने आसान तब होंगे जब आप नोट्स देख लेंगे जो मैंने शेयर किया आपको। अगर वो नोट्स आपने नहीं देखे हैं तो शायद डिफिकल्टी आएगी। वो नोट्स बहुत प्रिसाइज, बहुत डिटेल आपके एग्जाम के लिए हैं, उसको जरूर देखिए। इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं फिर से उसका लिंक दे दूंगा, उसको डाउनलोड करिए, देखिए, उसके बाद देखिए कि सवाल निकालना और भी आसान हो जाएगा। ऑब्वियसली काफी सारे टॉपिक्स में डिस्कस नहीं कर सकता, वीडियो 50 मिनट 1 घंटे का बन जाएगा, तो मैं सिंपली ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने ऑलरेडी टॉपिक पढ़ रखा है एटलीस्ट एक बारी, उसके बाद आप क्वेश्चन करने आ रहे हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। Which of the following is not the property of indifference curve? कह रहा है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी नहीं है। अब अगर आपने वो जो मैंने आपको नोट शेयर किए उसमें अगर एजम्पशंस ली होंगी, प्रॉपर्टीज देखी होंगी, तो आप ये सवाल सही करेंगे पक्का। देखिए, हायर द इंडिफरेंस कर्व्स हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। मैंने आपको भी सवाल में भी दिखाया कि अगर मैं बात करूं इंडिफरेंस कर्व की, और अगर मैं यहाँ पर इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ करूं, ये एक इंडिफरेंस कर्व है, ये दूसरी है, ये तीसरी, तो ये बात बिल्कुल सही कि जैसे जैसे मैं इंडिफरेंस कर्व हायर बनाता जाऊंगा तो हाई लेवल सेटिस्फैक्शन होगी पक्का। ठीक है, तो नेक्स्ट पे आते हैं। टू इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ये भी हम देख चुके हैं। दे मे बी पैरेलल, मे नॉट बी पैरेलल, बट इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, ये भी सही। इंडिफरेंस कर्व इज कनकेव टू द ओरिजिन, ये तो गलत है भाई। अगर आप यहीं पर देखोगे, यहाँ पर देख लो, ये जो यहाँ कन्वेक्स से देखोगे, ओरिजिन से देखोगे, तो हमेशा इंडिफरेंस कर्व विल बी कन्वेक्स, इट विल नेवर बी कनकेव। तो ये प्रॉपर्टीज की नहीं है। लास्ट क्या है? इंडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब हो गया एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो वो डाउनवर्ड होगी, यानी इस तरीके से डिमांड कर्व की तरह होगी। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसको देख लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका? मतलब आंसर होगा सी। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 10, an indifference curve slope down towards right since more of one commodity and less of another commodity result. कह रहा है कि ऐसा क्यों होता है कि इंडिफरेंस कर्व लेफ्ट टू राइट स्लोप करता है। ये तो हमको पहली बात पता है कि क्योंकि जो आपकी MRS है यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिक्लाइनिंग होता है, वो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करता है, इसीलिए इसकी क्या होती है, एक तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, एक तो कन्वेक्स शेप होती है। अब ये पूछ रहा है कि हमें ये पता है कि जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हम एक चीज को गिव अप करते हैं, दूसरी चीज को ज्यादा कंज्यूम करते हैं। फॉर एग्जांपल पेन्स को गिव अप कर रहे हैं तो ज्यादा पेंसिल ले रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, या फिर हम मैंगोस को गिव अप कर रहे हैं तो ज्यादा पीचेस ले रहे हैं, है ना, ये तो हमको पता है। लेकिन ये बताओ कि जो भी कॉम्बिनेशन है, चाहे हम ज्यादा पेन लें, चाहे ज्यादा पीचेस लें, चाहे हम 7 पेन लें, 7 मैंगो लें, 15 पीचेस लें, या फिर 5 मैंगो लें, या फिर 20 पीचेस लें, जो भी कॉम्बिनेशन है, क्या उनकी सेटिस्फेक्शन सेम रहेगी, या फिर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जब हम जाएं तो जो कॉम्बिनेशन आएगी उनकी ज्यादा सेटिस्फेक्शन हो जाएगी, ग्रेटर सेटिस्फेक्शन हो जाएगी, या फिर सी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो जाएगी टुवर्ड्स राइट, या फिर डी डिक्रीजिंग एक्सपेंडिचर। हमेशा याद रखिए all the points on indifference curve will give the same level of satisfaction to the consumer. तभी तो उसको बोलते हैं the consumer is indifferent. कंज्यूमर को फर्क नहीं पड़ता कि 5 मैंगो, 15 पीचेस, 10 मैंगो, 50 पीचेस, कोई भी उसको कॉम्बिनेशन दे दो, बराबर सेटिस्फेक्शन देगी। all the points on indifference curve give same level of satisfaction. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का, सेम सेटिस्फेक्शन यानी ए, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एन इंडिफरेंस कर्व इज रिलेटेड टू, इंडिफरेंस कर्व क्या बताती है, कंज्यूमर्स इनकम, प्राइसेस ऑफ गुड्स इन एक्स एंड वाई, टोटल यूटिलिटी फ्रॉम एक्स एंड वाई, और चॉइसेस एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर। दोस्तों ए और बी तो आपको पता चलेगा कि ये आंसर तो नहीं हो सकते, यहाँ कंज्यूमर इनकम की बात ही नहीं हो रही है, ना ही प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड एक्सेस की बात हो रही है, यहाँ क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड एक्सेस की बात हो रही है और यूटिलिटी की बात हो रही है। तो कंफ्यूज हो गए आप, सी और डी, टोटल यूटिलिटी फ्रॉम गुड्स एक्स या फिर डी ऑप्शन चॉइसेस एंड प्रेफरेंसेस। गाइस यहाँ अगर ध्यान से देखेंगे, अब जो इंडिफरेंस कर्व है या फिर ऑर्डिनल यूटिलिटी कांसेप्ट है, इट ऑल गोज into knowing what are the choices and preferences of the consumer. This is all about choices and preferences of consumer. कि कौन सी कॉम्बिनेशन, कौन सी चॉइसेस, कौन सी प्रेफरेंसेस कंज्यूमर को बराबर यूटिलिटी देगी। तो यहाँ आंसर डी आएगा। इंडिफरेंस कर्व टॉक्स अबाउट चॉइसेस एंड प्रेफरेंसेस। अगर डी ऑप्शन में नहीं होता तो आप सी भी लिख सकते थे कि यूटिलिटी ड्राइव, कौन सी कॉम्बिनेशन बराबर यूटिलिटी देगी। समझ में आ रही बात, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व पे हर पॉइंट सेम यूटिलिटी देगी। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। A shift in budget line when prices are constant is due to, कह रहा है कि जब प्राइस कांस्टेंट है और बजट लाइन शिफ्ट कर जाए, बजट लाइन शिफ्ट कर जाए। यहाँ पर आप अगर डिमांड करो वो आपने ढंग से पढ़ा हो, या सप्लाई कर शिफ्टिंग हमने ध्यान से पढ़ा हो, उसका लिंक भी मैं डाल दूंगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कुछ वैसा ही हो रहा है। अगर आपकी बजट लाइन पहले ये थी, ठीक है, अब किसी रीजन की वजह से शिफ्ट करके ये यहाँ आ गई। बजट आपका दो ही चीजों से बढ़ सकता है, या तो जो आपकी चीजें वो सस्ती हो जाए। अगर आपके पास 100 रुपए है तो आप मानो 100 रुपए में आप 10 पेन और 15 पेंसिल खरीद सकते हो। अगर सस्ते दाम पे पेंसिल मिलने लगी और पेन मिलने लगी तो 100 में आप और भी ज्यादा पेन और पेंसिल खरीद सकते हो। तो बजट आपका ऐसे बढ़ जाएगा नंबर 1। लेकिन इसने खुद बोल दिया क्वेश्चन में व्हेन प्राइसेस आर कांस्टेंट, तो ये तो नहीं हो रहा। नंबर 2, ऐसा कब होगा, जब आपकी बजट लाइन शिफ्ट करेगी। तब करेगी जब क्या होगा, जब आपकी इनकम में इंक्रीज आएगा। पहले अगर आप 100 रुपए खर्चते हो अपने एंटरटेनमेंट पे या कोई भी चीज पे, तो जब आपकी इनकम बढ़ जाएगी तो आप और भी ज्यादा खर्च होते। सो आंसर हियर विल बी चेंज इन द इनकम, ना तो चेंज इन डिमांड, ना तो चेंज इन प्रेफरेंसेस, ना तो चेंज इन यूटिलिटी। अगर आपकी इनकम बढ़ती है सिर्फ और सिर्फ तब आपका जो इंडिफरेंस कर्व की बजट लाइन है वो राइट शिफ्ट कर सकती है या फिर लेफ्ट शिफ्ट कर सकती है। इनकम बढ़ेगी तो राइट शिफ्ट करेगी, इनकम घटेगी तो लेफ्ट शिफ्ट करेगी। समझ में आ रही बात? तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज a set of ICs drawn in a graph is called। देखिए पहले तो दोस्तों यहाँ पर ये बात ध्यान रखने की है कि जब हम IC को ये इंडिफरेंस कर्व आगे अगर आ गई तो, है ना, क्योंकि दोबारा बताता हूँ थोड़ा अच्छी सी, ये इंडिफरेंस कर्व बन गई। लेकिन अगर डिफरेंट इंडिफरेंसेस कर्व हो, सेट ऑफ इंडिफरेंसेस कर्व हो, 3-4 हो,
तो उसको इंडिफरेंस कर्व नहीं बोलते, उसको इंडिफरेंस मैप बोलते हैं। तो वही पूछ रहा है कि अ सेट ऑफ आईसीज यानी इंडिफरेंस कर्व के बहुत से सेट बनाए हों तो उसको क्या बोलते हैं? क्या उसको इंडिफरेंस कर्व बोलेंगे, क्या उसको इंडिफरेंस मैप बोलेंगे, क्या उसको बजट लाइन बोलेंगे, फिर ऑल ऑफ द अबव बोलेंगे? तो याद रखिए, व्हेन देयर आर मोर देन वन इंडिफरेंस कर्व्स in the graph, you will call it as an indifference map, not indifference curve. So what is the answer? B. यहाँ तक क्लियर है? आइए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14th। 14 हमने ऑलरेडी कर लिया शायद, हाँ नहीं ये 14 यहाँ पर है। इंडिफरेंस मैप हायर आईसी इंडिकेट्स, कह रहे हैं कि अगर इंडिफरेंस मैप की हम बात करें, जो कि यहाँ दिख रहा है हमको इंडिफरेंस मैप, ये अगर हायर इंडिफरेंस कर्व यानी ये नंबर 1 है, अगर हम बात करूँ कि ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, तो 2 और 3 को मैं हायर इंडिफरेंस कर्व बोलूंगा। तो ये वही पूछ रहा है कि हायर इंडिफरेंस कर्व क्या मतलब है? लो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, स्मॉल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, आइदर हायर और सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। दोस्तों पहले भी बता चुका हूं मैं, ये हायर इंडिफरेंस कर्व विल ऑलवेज मीन हायर हायर सेटिस्फेक्शन। क्लियर कट सी बात है, ये याद रख लो। हायर इंडिफरेंस कर्व का मतलब हायर सेटिस्फेक्शन होगा, लोअर इंडिफरेंस कर्व का मतलब लोअर सेटिस्फेक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन जो है, टू इंडिफरेंस कर्व्स कैन नॉट कट ईच अदर बिकॉज, अगेन सेम क्वेश्चन आ गया, पहले भी किया लेकिन थोड़ा डिफरेंट लैंग्वेज में है। कह रहे कि दो इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, क्यों? दे स्लोप डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स कोई मतलब नहीं है, अब डाउनवर्ड्स 6 भी सब भी अगर सिर्फ डाउनवर्ड्स की बात होती तो तब भी वो इंटरसेक्ट कर ही लेते। दे आर कन्वेक्स टू द ओरिजिन, अगेन कन्वेक्स टू द ओरिजिन से भी कोई मतलब नहीं है। दे रिप्रेजेंट दोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट गिव द सेम सेटिस्फैक्शन। ईच इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ये आंसर सही है, डी। हर इंडिफरेंस कर्व डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन की बात करती है, इसीलिए दो अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो हम ये बोलेंगे कि सेम कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स गिव डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। दैट इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए याद रखो कि दो इंडिफरेंस कर्व क्यों नहीं इंटरसेक्ट कर सकती, क्यों? क्योंकि सेम कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स कैन नॉट गिव डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। समझ मेरी बात? और यहाँ पर ये सबसे ज्यादा क्या है, क्योंकि हर इंडिफरेंस कर्व अलग लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को डिनोट करता है। तो अगर दो इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट करेंगे, जो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, इसका मतलब ये होगा कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स वहां पर है वो अलग अलग सेटिस्फैक्शन देंगे, ये नहीं हो सकता। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो गाइस यहाँ पर आपका ये टॉपिक खत्म होता है, ये एमसीक्यूज खत्म होते हैं। जो भी डाउट आपके आ रहे हैं किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट सेक्शन में डालिए। आई विल डेफिनेटली शेयर, डेफिनेटली आंसर द क्वेश्चंस फॉर यू। और हो सकता है कि हम एक और इंडिफरेंस कर पे क्वेश्चन ले आए, एक और एमसीक्यू सीरीज करें। कमेंट सेक्शन में डालिए अगर आप चाहते हैं कि एक और इसमें सीरीज हो इंडिफरेंस कर पे। आई विल ब्रिंग इट इन डिटेल फॉर यू। और अगर जरूरत पड़ी और अभी भी आपको समझ नहीं आती इंडिफरेंस कर की, आई कैन आल्सो ब्रिंग अ लेक्चर ऑन इट। बस ये रिकॉर्डिंग का इशू है, हमें मोबाइल से रिकॉर्ड करना पड़ता है बिकॉज ऑफ द कोरोना थिंग, हमारे कोई ऑफिस में नहीं जा सकते। सो गाइस, अगर जो भी डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए। आई विल गेट बैक टू यू वेरी सून। थैंक यू सो मच एंड होप दिस सेशन वाज बेनिफिशियल फॉर यू।